कहानी का ये अंतिम भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। रघुवीर सूर्यवंशी जी हॉस्पिटल से निकलकर पहले सीधे कमिश्नर से जाकर मिले और उनसे रिया से संबंधित केस के बारे में जानकारी ली। कमिश्नर साहब ने फौरन फोन करके संबंधित थाने के एसएचओ को बुला लिया और उससे सारी डिटेल्स दरियाफ्त की। देखिए कमिश्नर साहब, उस वाहियात लड़की ने मेरी बहू पर जान लेने की नियत से फायरिंग की है। ये तो कहो कि वो लकी थी कि उसे एक बुलेट ही लगी और वो बच गई, लेकिन मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता हूँ। वो कठोर स्वर में बोले। उसे बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। मैं अपनी लीगल टीम से भी बात कर रहा हूँ। वो उसे आसानी से बाहर नहीं आने देंगे। सर, उनके वकील ने जमानत के लिए अप्लाई किया है, एसएचओ ने विनयशील स्वर में कहा तो वो गुस्से में बोले। मैं उसे जमानत नहीं मिलने दूंगा। वो बहुत गुस्से में थे। आप निश्चित रहिए रघुवीर साहब, उसके खिलाफ हम लोगों ने मजबूत केस बनाया है। वो इतनी आसानी से नहीं बच सकती। कमिश्नर साहब ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। रघुवीर साहब के कड़े तेवर देखकर वो भी विचलित हो गए थे। उन्हें सारी बातें नहीं पता थी। एसएचओ भी चुप खड़ा था। रघुवीर साहब बहुत देर से लौटे थे। वो कई जगह गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि इस रिया नाम की बीमारी को वो जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। पहले उन्होंने पवित्र जी के निर्णय पर भरोसा किया और सब कुछ बिगड़ता चला गया, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। यहाँ तक कि रिया उनकी करोड़ों की खानदानी चुल्ली लेकर चली गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पर इस बार रिया ने जो किया है वह कतई भी क्षम्य नहीं है। वो रिया को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो भविष्य में कभी उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब कुणाल कोलाड से मुंबई पहुंचा तभी उसकी माँ ने पूछ लिया, कुणाल, वो मेघा कैसी है? कुणाल बोला, पता नहीं माँ। कुणाल ने हल्के से चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर सामान्य स्वर में बोला, मैं फिर मिला नहीं उससे। वो वहीं चेयर पर बैठा हुआ बोला, तेरी फोन पर भी बात नहीं होती? वो उत्सुकता से पूछने लगी तो कुणाल बोला, नहीं माँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही, मैंने सोचा शायद तुम्हारी बात होती हो। वो लड़की मुझे अच्छी लगी। वो स्नेह भरे स्वर में बोली, उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। उसे कितना दुख होता होगा, लेकिन फिर भी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। कुणाल बोला, माँ वो बहुत हिम्मती लड़की है। उससे सहानुभूति मत जताइएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुणाल ने उन्हें सजग किया। नहीं, इतनी पागल थोड़ी ही हूँ। बस यूं ही उससे बात करने का मन कर रहा था, उसकी माँ ने कहा। तो कुणाल बोला, अगर आपका मन कर रहा है उससे बात करने का तो आपको उसका फोन नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। कहकर वो मुस्कुरा दिया तो उसकी माँ बोली, बताना नंबर, अभी बात करती हूँ। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। अरे लेकिन इस समय, अभी वो बिजी ना हो? वो सकुचाता हुआ बोला। अरे बिजी होगी तो फोन नहीं उठाएगी, मिलाना उसका नंबर, माँ ने जोर डालकर कहा। कुणाल ने हिचकिचाते हुए मेघा का नंबर मिला दिया। इधर विधान रिया से मिलने जेल पहुंचा तो रिया विधान की सूरत पर नजर पड़ते ही चिल्लाई, क्या तुम यहाँ शक्ल दिखाने चले आते हो? कितने दिनों से मैं यहाँ पड़ी हूँ, आखिर कब बाहर निकालोगे मुझे यहाँ से? ए मैडम, तुम्हारा घर नहीं है, चिल्लाना बंद करो। पास में खड़ी महिला कांस्टेबल ने उसे डपट दिया। रिया ने कहा जाने वाली नजर से उसकी तरफ देखा तो वो और चिढ़ गई और बोली, ये आंखें क्या दिखा रही है? तमीज से पेश आओ वरना अभी सीधा कर दूंगी। मैम प्लीज, विधान ने उसे टोका। वो महिला कांस्टेबल रिया को घूरती हुई एक तरफ हट गई। कहाँ है तुम्हारा वकील? क्या कर रहा है वो? मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ? वो विधान पर चिल्लाई तो विधान शांत लहजे में बोला, रिया, आई एम ट्राइंग, थोड़ा धीरज रखो। वकील साहब अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे सामने वो टुच्चल सिपाही कैसे अकड़कर बात कर रही थी? तुम्हारी जगह अगर मैं सूर्यवंशी खानदान की बहू होती तो कोई पुलिस वाला मुझे छू भी नहीं पाता। वो गुस्से में बोल गई। रिया की बात सुनकर विधान को बुरा लगा। अपने माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी वो कितनी भाग दौड़ कर रहा है कि रिया किसी तरह बाहर आ जाए, लेकिन उसे तो जरा भी कदर नहीं है। एक तो ऐसे काम करके बैठी है और फिर उसे ही उल्टा सुना रही है। तुम चाहो तो अभी भी सूर्यवंशी खानदान में वापस जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, उसने हर्ट होकर कहा। विधान की बात सुनकर इस बार रिया खामोश रही।
अभी तो विधान का ही सहारा था, वही था जो उसके किसी काम आ सकता था। वरना खबर तो उसके मॉम डैड को भी मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने तो उसे बिल्कुल मरा हुआ ही मान लिया। दैनिक समाचार पत्रों से खबर तो रिया के मॉम डैड को भी लग गई थी। हालांकि रघुवीर सूर्यवंशी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कहीं भी कोई नाम नहीं आने दिया था, क्योंकि रिया का तो जो होता वो होता ही, लेकिन सूर्यवंशी नाम जुड़ने से न्यूज सेंसेशनल बन जाती और वो अपनी फैमिली को किसी चर्चा या गॉसिप का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे। रिया की मॉम श्वेता काफी दुखी थी, लेकिन उनके पति तो रिया का नाम सुनते ही भड़क जाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कितना समझाया था कि जरा रिया की हरकतों पर लगाम लगाए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज उसका परिणाम सामने है। उन्होंने सोचा था कि इकलौती बेटी अच्छे परिवार में चली जाएगी, उसके बाद वो लोग भी चैन से जिंदगी बसर करेंगे। उनका बिजनेस भी अब पहले जैसा नहीं रह गया था, लेकिन इतना तो था कि वो और उनकी पत्नी सुखपूर्वक जीवन जी सकते थे। परंतु रिया ने उनका सुख चैन भी छीन लिया। पता नहीं शुभचिंतक और संबंधी ऐसे क्यों होते हैं। उनका सोशल सर्कल और संबंधी जब मिलते तो अनजान बनकर उनसे रिया के बारे में पूछते रहते। उनकी बेटी ने वास्तव में उनका सर नीचे झुका दिया था। इधर धारा के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा था। पवित्रा जी हद से ज्यादा उसका ध्यान रख रही थी। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यही धारा एक दिन उन्हें इतनी नापसंद थी। जल्दी ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन घर में भी एक नर्स को पूरी तरह उसकी देखभाल के लिए रखा गया था। धारा ने लाख कहा कि वो अपने काम अपने आप कर सकती है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके सारे कार्यों के लिए नर्स हमेशा रेडी रहती थी। डॉक्टर मृदुल और भानु दार्जिलिंग लौट गए थे। अरिजीत ने उनसे आग्रह किया था कि वो लोग इतनी दूर ना रहें, इधर ही शिफ्ट हो जाएं। लेकिन भानु का ये फाइनल ईयर था, इसलिए अभी तो चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता था। धारा को छोड़कर जाते समय इस बार भानु वास्तव में भावविहीन हो गया। अपनी बहन की वह हालत उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। डॉक्टर मिदुल भी इस दौरान काफी डर गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि धारा को किसी ऐसे खतरे को भी फेस करना पड़ सकता है। वो तो बहुत खुश थे कि धारा को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई और वो अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर मिथुन को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि पूरा परिवार, खास तौर से पवित्रा सूर्यवंशी जी, धारा की बहुत दिल से देखभाल कर रही थी। थोड़ा सा ठीक होते ही रघुवीर साहब ने उनका यूरोप टूर बुक कर दिया। वो चाहते थे कि थोड़े दिन धारा और अरिजीत सुकून से एक दूसरे के समीप में रह सके, जो अभी तक संभव नहीं हो सका है। उन्होंने सोच रखा था कि इस बीच वो रिया वाला मामला भी निपटा लेंगे। उन्हें रिया को उसके किए की सजा दिलवानी थी। वो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरतना चाहते थे। आप भी चलिए ना, वहां आपको भी किसी एक्सपर्ट को दिखा देंगे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए उसने पवित्रा जी को संबोधित किया तो वो चौंक गई। यूं तो उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन धारा ने अभी तक उन्हें मॉम कहना शुरू नहीं किया था। अधिकतर तो वो उनसे बात करती नहीं थी, और करती भी थी तो बिना संबोधन के काम चला लेती थी। मैं, पवित्रा जी ने अचरज भरे स्वर में पूछा। जी, उसने कहा। अरे नहीं, इन्होंने तुम दोनों के लिए ट्रिप प्लान की है, फैमिली ट्रिप थोड़ी ही है। पवित्रा जी ने नरमी से मना कर दिया। वैसे मॉम, धारा सही तो कह रही है। अरिजीत ने फॉर प्लेट में रखते हुए कहा, सब लोग चलते हैं, कितना मजा आएगा। आप लोग भी इन दिनों कितने दिनों से कहीं निकले नहीं हो, चलते हैं ना, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप लोग भी। रघुवीर साहब बोले। मैं तो कहीं नहीं जा सकता। उन्होंने हाथ उठा दिए। लेकिन क्यों बाबा, अरिजीत ने पूछ लिया तो वो बोले, बस यूं ही। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरा काम नेगलेक्ट हो रहा है, बहुत काम इकट्ठा हो गया है। वो फौरन बात घुमाते हुए बोले। और बाबा जब यहाँ रुकेंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। पवित्र जी मुस्कुरा दी। अभी आप दोनों जाओ, फिर किसी समय हम सब चलेंगे। रघुवीर साहब ने प्यार से अपने बेटा बहू को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ धारा बेटा, तुम और अरिजीत थोड़े दिन सब चिंता छोड़कर बिल्कुल निश्चित होकर एंजॉय करो। मैं यहाँ हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए। वो बिल्कुल स्नेहमयी पिता की तरह बात कर रहे थे।
अरिजीत उनकी बात सुनकर भावुक हो गया। इससे पहले कभी उसके बाबा ने इस तरह से नहीं कहा था। वो अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। अगले 2 दिनों में धारा और अरिजीत के ट्रिप पर रवाना होते ही रघुवीर साहब पूरी तरह से रिया वाले केस पर ध्यान देने लगे। विधान के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। काफी दिन बीत गए थे, लेकिन वो रिया की जमानत नहीं करवा सका था। उसके वकील की बहुत कोशिशों के बावजूद रिया को जमानत नहीं मिल सकी। अब तो उसे रिया के सामने जाने से भी डर लग रहा था कि वो जाने उसे क्या क्या सुनाएगी। उसके पेरेंट्स भी आजकल उसे खूब सुना रहे थे। वो इस बात से बहुत खफा थे कि रिया की घटिया हरकतों के बाद भी उनका बेटा उसके पीछे पागल बना हुआ घूम रहा था। बहुत ही हिम्मत जुटाकर उसने रिया से मिलने की परमिशन ली और बिना वकील को लिए उससे मिलने चला गया। उसे लग रहा था कि रिया अभी बेहद गुस्से में होगी और वकील के सामने ही उसने कुछ अशोभनीय बोल दिया तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। वो रिया से मिलने पहुंचा तो उसे थोड़ा इंतजार करने को बोला गया। वो वहीं टहलता हुआ इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रिया के बारे में पूछा तो पता चला कि बड़े साहब ने उसे अपने रूम में बुला रखा है। उसने कई बार पूछा, कौन बड़े साहब? लेकिन जिससे भी पूछा उसने कुछ नहीं बताया, केवल इंतजार करने को कहा। वो उलझन से भरा वहीं कॉरिडोर में टहलने लगा। अचानक उसे लगा कि उसे रिया की आवाज सुनाई दी। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। जो बात उसके मम्मी पापा उसे एक अरसे से समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहा था, वो बात आज रिया के कहे एक ही वाक्य ने अच्छे से समझा दी। रिया को क्या कभी उससे प्यार था भी या नहीं, या फिर रिया के लिए वो उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए केवल एक सीढ़ी की तरह था। रिया की तीखी आवाज उसे फिर सुनाई दी। वो हिचकिचाता हुआ आगे बढ़कर एक डोर के सामने खड़ा हो गया। अंदर रिया की किसी से बात हो रही थी। वो आगे बढ़ा और फिर अंदर रघुवीर सूर्यवंशी को बैठा देख कर ठिठक कर खड़ा रह गया। प्लीज बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे तो पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं धारा को मारना नहीं चाहती थी, उसे बस थोड़ा डराना चाहती थी। मैं अरिजीत को वापस पाना चाहती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रिया की बात सुनकर विधान का सारा शरीर सुन पड़ गया। अपना अस्तित्व उसे खुद मुंह चिढ़ाने लगा। जिसके पीछे वो अपना काम काज छोड़कर मारा मारा फिर रहा है, वो तो किसी और से प्यार के दावे कर रही है। वो थके हुए कदमों से मुड़ा और बाहर निकल आया। उसका दिल बेतरह उदास हो गया था। वो बोझल कदमों से घर लौट आया और बेड पर कटी डाल की तरह ठह गया। उसके पापा आए और आवाज लगाने लगे, विधान, विधान। अचानक उसके पापा आवाज लगाते लगाते ठिठक कर खड़े हो गए। विधान अपने बेड पर औंधा लेटा शून्य में घूर रहा था। What happened, my son? Are you all right? वो चिंतित होकर उसके पास बैठ गए और उसके बालों पर हाथ फेरने लगे। विधान बहुत देर से अपनी भावनाओं को दबाए नहीं रह सका। वो पलटा और थोड़ा आगे सरक कर अपने पापा के गले लग गया। उसकी आंखें गीली हो गई थी। पापा, क्या मैं वाकई बेवकूफ हूँ? वो भीगे स्वर में बोला तो उसके पापा प्यार से बोले, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो बहुत अच्छे हो। किसने कहा तुम बेवकूफ हो? तुम इतनी अच्छी तरह से बिजनेस संभाल रहे हो, हमारा ध्यान रखते हो। किसने कहा ऐसा? विधान रुआंसा होकर निराशा भरे स्वर में बोला, किसी ने नहीं पापा। मुझे खुद महसूस होता है कि मैं बेवकूफ हूँ, चीजों को सही से समझ नहीं पाता। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने बारे में ऐसे निगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो विधान? विधान बोला, मैं ठीक सोच रहा हूँ पापा। मैं वाकई मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख नहीं होता तो पहले ही जान लेता कि रिया ने कभी प्यार नहीं किया मुझसे। इतने दिनों तक इसी भ्रम में नहीं रहता कि वो मेरे साथ खुश है, मुझसे प्यार करती है। वो फूट फूट कर रो पड़ा। ओके ओके, परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो प्यार से उसे गले लगाकर बोले, मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया पापा। वो अपनी शर्तों पर मेरे साथ थी और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि कुछ जान ही नहीं पाया, कहकर वो फपक पड़ा। आज वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके पापा बोले,
मेरे बच्चे, वो उसके आंसू पहुंच रहे थे। मैंने तो तुम्हें बहुत बार बताना चाहा, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। वो गहरी सांस लेकर बोले, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुम्हें उसका बचाव करने से नहीं रोकूंगा। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन इमोशनली उससे अटैच मत रहो, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत दुख होगा। वो समझ रहे थे कि विधान का दिल टूट गया है। इसी कारण वो रिया की फोन पर की गई बातें उसे नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहते थे। उस रात टूटे हुए विधान से कुछ खाया पिया नहीं गया। अपने मम्मी पापा के बहुत कहने पर भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया, और खाने को तो बिल्कुल मना कर दिया। उसके उदास पेरेंट्स भी उसकी वजह से परेशान हो गए। उन्हें अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। आखिर रिया उनके इकलौते बेटे का दिल तोड़ने में सफल हो गई। इसी दिन के लिए वो लोग डरते थे। उन्हें रिया का उच्छृंखल स्वभाव शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहन किया था। फिर भी कुछ भी काम नहीं आया। अब कैसी तबीयत है बेटा? कुणाल की माँ ने स्नेह भरे स्वर में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिना बात आपको परेशान कर दिया? मेघा ने शर्मिंदगी भरे अंदाज में कहा। अरे कैसी बातें कर रही हो? बेटी जैसी हो तुम, ऐसी हालत में तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देती? वो अचरज जताती हुई मुंह पर हाथ रखकर बोली। दरअसल कुणाल ने जब अपनी माँ के लिए मेघा को फोन मिलाया था तो वो अपने रूम पर थी, और फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी हालत खराब हो रखी थी। कुणाल की माँ ने फौरन फैसला किया कि वो मेघा को उसके पीजी से अपने घर ले आएगी। मेघा ने बहुत आनाकानी की, लेकिन कुणाल के साथ जाकर वो मेघा को अपने घर ले ही आई थी। कुणाल ने फोन करके अश्विन को भी बता दिया था कि वो लोग मेघा की खराब तबीयत के चलते उसे अपने घर ले आए हैं। अश्विन किसी ट्रेनिंग में था, तो इस समय उसका आना संभव नहीं था। उसने मेघा का ध्यान रखने के लिए बार बार कुणाल की फैमिली का आभार व्यक्त किया। यूरोप के टूर पर धारा बहुत खुश थी। वह अरिजीत के साथ सपनों जैसी लाइफ एंजॉय कर रही थी। धारा की गोली लग जाने के बाद से अरिजीत उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगा था। वो हमेशा उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। वो लोग एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे समय पंख लगाकर उड़ रहा है। धारा को लगता था कि वो पता नहीं कितने जन्मों से अरिजीत के साथ है। अरिजीत को धारा को पहले की तरह स्वस्थ देखकर अच्छा लग रहा था। धारा का खिला खिला रूप देखकर कई बार मंत्रमुग्ध रह जाता था। अब वो उसके साथ बिल्कुल सहज हो गई थी। इधर जेल में रिया से वकील मिलने आया। विधान क्यों नहीं आया आपके साथ? रिया ने गुस्से से वकील को घूरते हुए कहा। वो बहुत व्यस्त है आजकल, बहुत काम है उन्हें। वो गुस्से में बोली। काम? माय फुट, वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। वो चिढ़ गई। देखिए, आप ये सब बातें उन्हीं के साथ करिएगा। मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। आपकी जमानत। वो बोल ही रहा था कि रिया गुस्से में आ गई। तुम यहाँ से अपनी काम की बातें लेकर दफा हो जाओ। जब तक विधान नहीं आएगा मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वकील ने उससे विनती की। सुनिए तो, कुछ नहीं सुनना मुझे, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसा बेकार वकील नहीं चाहिए, जो इतने दिनों तक मेरी जमानत भी ना करवा पाए। जाओ। वो चीख पड़ी। आप क्या समझती हैं इतना आसान है सब कुछ? वो भी गुस्से में आ गया। एक तो दिन दहाड़े जाकर शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन की बहू पर हमला कर दिया। पता नहीं कितने तो चश्मदीद गवाह हैं वहां पर। रघुवीर सूर्यवंशी पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपकी जमानत ना होने पाए। उनकी तरफ से वकीलों का एक पूरा पैनल लगा हुआ है। वेपन आपके फादर इन लॉ के नाम पर रजिस्टर्ड है, और उस पर आपकी उंगलियों के स्पष्ट निशान हैं। इसलिए पूरी कोशिश के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और आप है कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। वो कड़े स्वर में बोलता रहा। रिया 2-3 मिनट दांत बेचे उसका चेहरा घूरती रही। मुझे विधान से बात करनी है। वो फिर थोड़ा शांत होकर बोली तो वकील बोला, जब उन्हें समय मिलेगा वो आ जाएंगे। आप अभी मेरे साथ सहयोग कीजिए। ये पेपर्स ध्यान से पढ़िए। आपको यही सब कहना है। कहकर उसने एक कागजों का पुलिंदा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने फिर से कहा, एक भी शब्द फालतू मुंह से नहीं निकालना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जज साहब आपकी अर्जी पर विचार कर लें। वो भी थोड़ा नरम पड़ गया तो रिया बोली,
विधान से कहना मुझसे बात करे। वकील ने कहा, ओके बोल दूंगा, आप, मैं चलता हूँ। हो सकता है कि अगली बार विधान साहब मेरे साथ ही आए, कहकर वो उठ गया। रिया उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, विधान से कहना पहली फुर्सत में मुझसे मिलने आए, उसने गुस्से से कहा और अंदर जाकर गायब हो गई। वकील ने ठंडी सांस भरी और अपने हाथ का लैपटॉप बैग संभालता हुआ बाहर निकल आया। विधान बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह आज जानबूझकर रिया से मिलने नहीं गया था। रिया की बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था, लेकिन वो वाकई रिया से प्यार करता था, इसलिए उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। वकील के आते ही वो उससे रिया से हुई बातों के बारे में पूछने लगा। इधर मून पैलेस में रघुवीर साहब अंदर आए तो पवित्रा जी को सोच में डूबा देखकर पूछ बैठे, अकेली बेटी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। वो एकदम से चौंक गई तो रघुवीर साहब बोले, कुछ तो है जो आपको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैं कितनी देर से आपको देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गए। कुछ नहीं। वो उन्हें देख कर फीके ढंग से मुस्कुरा दी। कभी कभी खुद पर अफसोस होता है कि क्यों मैं ऐसी जिद पर अड़ गई। न मैं रिया को बढ़ावा देती, न आज ये हालात होते। वह दुख भरे स्वर में बोली, धारा के गुण देख ही नहीं पाई। रघुवीर साहब उन्हें समझाते हुए बोले, अरे आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई, छोड़िए ना, अब तो सब कुछ ठीक है। जो होना था हो गया। पुरानी बातें याद कर क्यों दुखी हो रही हैं? जो बीत गई वो बीत गई। अब तो दोनों साथ में खुश हैं। अब ममता के बारे में सोचिए। उसकी शादी भी जल्दी करने की सोच रहा हूँ। उनकी बात सुनकर वह खुश हो गई। हाँ, सच कहा आपने। वह उत्साहित हो उठी। लेकिन मुक्ता की शादी मैं बहुत आलीशान तरीके से करूंगी। खूब धूमधाम से शादी करूंगी उसकी। वह खुशी भरी आवाज में बोली तो रघुवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आप जैसा चाहो वैसा करना। अरिजीत की इच्छा का मान करते हुए उसकी शादी तो बहुत सादगी से कर दी हमने। अब मुक्ता की शादी पूरी तरह आपकी इच्छा के हिसाब से होगी। लेकिन मुक्ता है कहाँ? मैं अंदर आया तो वो दिखाई नहीं दी। अभी बुलाती हूँ। चलिए साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। पवित्रा जी ने अपनी चेयर कहकर आगे बढ़ा दी। जल्दी से अरिजीत और धारा वापस लौट आए, फिर तैयारियां शुरू करते हैं। साथ ही कबीर के परिवार से बात करते हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी दुल्हन बनेगी। वो बहुत खुश थी। रघुवीर साहब बोले, जरूर बनेगी, लेकिन उस रिया को कड़ी सजा करवाने के बाद ही हम निश्चित होकर खुशियां मनाएंगे, और उसमें बस कुछ ही समय लगेगा। उनकी मुख मुद्रा कठोर हो गई। इस बार उन्होंने अपना मन बहुत दृढ़ कर लिया था। रिया के केस के बारे में उन्होंने अपने वकीलों के पैनल को बता दिया था कि वो उसे बिल्कुल भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है और इस बारे में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इधर मुंबई में मेघा कुणाल की माँ और शुभी काकी के साथ काफी सहज हो गई थी। एक दिन वो कुणाल के घर आई तो कुणाल की माँ कहीं दिखाई नहीं दी तो वो आवाज लगाने लगी, माँ कहाँ हैं आप? माँ। मेघा की आवाज सुनकर कुणाल की माँ ऊपर से आती हुई मेघा को बहुत सारे शोपर से लदे-पदे देखकर बोली, अरे मेघा बेटी, ये सब क्या ले आई? मेघा बोली, बस इधर आ रही थी तो सोचा कि आपसे आज कुछ नई रेसिपी सीखूं, और कुछ बनाने के लिए सामान की जरूरत तो पड़ती ही है, कहकर वो खिलखिला दी। अरे तो इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? गृहस्थी में सामान की कमी थोड़ी होती है, ये सब रखना पड़ता है। वो तनिक गुस्से में बोली, ओ माँ, गुस्सा ना करो, अब तो ले आई, अब वापस नहीं ले जा सकती, सब बर्बाद हो जाएगा। वो मुंह बनाकर बोली, लेकिन होठों के कोनों से हंसी फूट रही थी। कुणाल की माँ बोली, तुम बहुत शरारती हो, किसी दिन बहुत पिटोगी मेरे हाथ से। उन्होंने उसके सिर पर चपत लगाई तो मेघा खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़े ही दिनों में वो इतना घुल मिल गई थी कि लगता ही नहीं था कि वो उन लोगों के परिवार की सदस्य नहीं है। जब से उन्होंने उसकी खराब तबीयत में उसका ध्यान रखा था, मेघा उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। लेकिन वो अधिकतर ऐसे समय आती थी जब कुणाल घर में नहीं होता था। कुणाल के कोलाड से लौटने से पहले वो घर से निकल जाना चाहती थी। फिर भी कभी कभी दोनों की मुलाकात हो ही जाती थी। कुणाल भी बहुत हैरान था कि उसने इतनी जल्दी कैसे माँ बाबा के दिल में जगह बना ली थी, और शुभी काकी और काकू भी उसे इतना पसंद करने लगे थे। वह सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, और 2 दिन वो ना आए तो वो लोग भी उसे मिस करते थे।
रिया को जेल में बंद काफी अरसा हो गया था, लेकिन उसकी जमानत नहीं हो पाई थी। विधान ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो और उसका वकील कुछ कर नहीं पाए। इस बीच मून पैलेस के बाहर खड़े रहने वाले गार्ड्स ने भी रघुवीर साहब को बताया कि छोटे साहब की शादी से पहले ही एक संदेहास्पद कार घंटों मून पैलेस के सामने खड़ी रहती थी। फौरन रघुवीर साहब के आदेश पर आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई और रिया की कार की फुटेज आराम से मिल गई। हॉस्पिटल से घर आने के बाद धारा ने भी अरिजीत को बता दिया था कि जब वो मॉल में शादी की शॉपिंग करने गई थी, तब भी रिया वहां उसे धमकाने आई थी और शादी से पहले भी फोन करके उसे परेशान किया था। उस दिन मॉल में अचानक धारा की तबीयत क्यों खराब हो गई थी, उसके बारे में भी सबको पता चल गया था। अरिजीत ने ये सब बातें भी रघुवीर साहब को बता दी थी। और रघुवीर साहब को जब पता चला तो उन्होंने धारा से कहा कि अगर पहले ही वो ये बातें बता देती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। वो पहले ही रिया का कोई ना कोई इंतजाम कर देते, पर होनी को कौन टाल सकता है। अब आगे से उन्होंने धारा और बाकी सबको अच्छी तरह से समझा दिया था कि कभी भी कोई भी बात ना छुपाए। धारा की फोन की कॉल डिटेल भी उन्होंने निकलवा ली थी और शॉपिंग मॉल की फुटेज भी मिल गई थी। उनके वकील ने उस कॉल डिटेल और उन फुटेज को भी अदालत में पेश कर दिया कि रिया कितने दिनों से मून पैलेस की रैकी कर रही थी। इसलिए उसे जमानत देने का मतलब है कि सूर्यवंशी फैमिली को खतरे में डालना। विधान काफी दिन बाद रिया से मिलने आया था। वो पहले खूब चीख चिल्लानी फिर रोने लगी। जेल में रहते रहते उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। अब धैर्य भी जवाब देने लगा था। मैं और क्या करूं? भरपूर कोशिश के बावजूद वकील साहब जमानत नहीं करवा सके। फिर भी वो लगातार कोशिश कर तो रहे हैं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी कोशिशें मैं देख रही हूँ। अभी अगर मैं मून पैलेस में होती तो कोई मुझे 2 दिन भी जेल में नहीं रख सकता था। एकदम से उसके मुंह से निकला, तो चलिए जाओ ना मून पैलेस। उसकी बात सुनकर वो बिफर उठा। बहुत मुश्किल से रिया की गलतियां भुलाकर वो उससे मिलने आया था, लेकिन रिया की इस बात ने उसे बुरी तरह ट्रिगर कर दिया। चली जाओ वहीं कहकर वो गुस्से से खड़ा हो गया। लेकिन वहां कोई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे जैसे इतना ही प्यार था तो मेरी जिंदगी में क्यों जहर घोल दिया। मैंने तुम्हारी वजह से क्या क्या नहीं सहा, लेकिन तुम्हें तो मुझ पहले से ही प्यार है। अरिजीत से प्यार है तो क्यों छोड़ दिया? मैं आया था क्या तुम्हारे पीछे? तुम आती थी बार बार मेरे पास। विधान, मेरा वो मतलब नहीं था। रिया उसका लाल भभो का चेहरा देखते हुए दबे स्वर में बोली। शायद विधान ने उस पर पहली बार इतना गुस्सा किया था, नहीं तो हमेशा ही रिया उसे उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। खूब समझता हूँ तुम्हारा मतलब। तुम्हें मैं अपनी तरफ से आजाद कर देता हूँ। जहां जाना चाहो जा सकती हो। वह क्रोधित होकर बोला। तुम अब ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो जोर से बोली। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? वो रुंधे स्वर में बोला। तुम्हारे लिए दौड़ते दौड़ते सब कुछ भुला बैठा हूँ। पापा के साथ ऑफिस तक नहीं जा पा रहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो विधान एक वर्थलेस इंसान है। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वकील साहब आते रहेंगे, एक बार तुम बाहर आ जाओ, फिर हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। निर्णयात्मक ढंग से कहता हुआ वो बाहर निकलने लगा तो रिया उसे रोकने लगी। विधान, मेरी बात सुनो। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसने कमजोर स्वर में कहा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो कहती रही, लेकिन विधान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेजी से बाहर निकल आया। विधान ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था और यही सोचकर आया था कि रिया बेवकूफ है। वो जो मुंह में आए कह देती है, लेकिन इस वजह से वो अपनी पत्नी को किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकता। अपने मन को समझाकर वो बहुत अच्छे मन से उससे मिलने आया था, लेकिन रिया की बातों ने उसका हृदय विदीर्ण कर दिया था। उसके दिल से शायद अभी भी अरिजीत निकला नहीं था। कुछ समय बाद अरिजीत और धारा लौटे तो दोनों के खिले हुए चेहरे देखकर रघुवीर साहब और पवित्रा जी का दिल संतोष से भर गया। आखिर उनके बेटे का घर बस ही गया, वरना डिप्रेशन से अरिजीत की हालत जैसी हो गई थी। कई बार ये सोचकर उनका दिल कांप जाता था कि ये क्यों डिप्रेशन में कहीं अरिजीत अपनी जान ना दे दे। वो लोग सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। मुग्धा, कबीर, बाबा, मॉम, भानु, डॉक्टर मिदुल, यहाँ तक कि गोस्वामी दादा और जानकी के लिए भी उन्होंने गिफ्ट्स खरीदे थे। अरिजीत के चेहरे की चमक देखकर पवित्रा जी मन ही मन उसकी नजर उतारने लगी।
वो बेहद खुश था। बातों ही बातों में जब पवित्रा जी ने बताया कि तुम्हारे बाबा मुग्धा की शादी भी जल्दी ही करना चाहते हैं, तो वो लोग और भी खुश हो गए। मुग्धा की रंगत शर्म से गुलाबी हो गई। उनके आने के एक हफ्ते बाद ही अरिजीत ने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि रघुवीर साहब पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। उसके बाबा ने बहुत मेहनत की थी। उसकी बीमारी में उसे भी संभाला और दिन रात अपना बिजनेस भी देखते रहे। अब वो अपना काम करने के लिए पूरी तरह स्वस्थ था। तो अब उसकी बारी थी सब कुछ संभालने की। और कुछ समय में ही उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। और रघुवीर साहब अब काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। उनको अब काफी समय मिल जाता था, तो अब घर पर भी जल्दी आ जाते थे। और अरिजीत भी समय से पहले काम पूरा करके घर आ जाता था। मोहन पैलेस की रौनक अब देखते ही बनती थी। पवित्रा जी अब बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि घर में हरदम रौनक जो रहती थी। इधर रिया के केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। सारे सबूत और गवाहों के बयान अदालत के समक्ष पेश किए जा चुके थे। विधान ने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि रिया के पेरेंट्स एक बार जाकर उससे मिल ले, लेकिन उन लोगों ने अपना दिल पता नहीं कितना कठोर कर लिया था कि उसके किसी मैसेज और फोन का जवाब नहीं दिया। रिया के वकील ने बहुत कोशिश की कि वह धारा को बयान देने के लिए अदालत में बुलवा सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। वैसे भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उनके पेश किए गए सबूत बहुत सॉलिड थे। फिर भी पूरी सुनवाई, गवाहों के बयान आदि होते होते 6 महीने बीत गए। आखिरकार सारी कार्यवाही पूरी हुई और सजा सुनाए जाने का दिन आ पहुंचा। रिया को 7 साल की सजा सुनाई गई। रिया को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसे सजा हो सकती है। वो अदालत में ही चीखने चिल्लाने लगी। विधान भी अपने माँ बाप के साथ अदालत में मौजूद था। वो बहुत निराश हुआ। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि केस पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वकील साहब रिया को सजा से नहीं बचा पाएंगे। रिया को पुलिस वैन में वापस जेल ले जाया गया। विधान दूर खड़ा छलछलाई आंखों से उसे चीखते चिल्लाते महिला पुलिस कर्मियों के शिकंजे में जाते हुए देखता रहा। रिया को इस हाल में देखना वाकई कष्टकर था। उसके मम्मी पापा ने उसे संभाल लिया, फिर भी विधान की हालत खराब हो गई। रिया वापस जेल पहुंची तो बिल्कुल चुप हो गई थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके पास बैठी महिला कांस्टेबल कुछ पूछ रही थी, लेकिन उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भावहीन चेहरा लिए वो वैन के बाहर शून्य में घूरती रही। 2 हफ्ते बाद जेल के बाथरूम में रिया ने फांसी लगा ली। किसी दूसरी महिला कैदी ने उसे लड़के देखकर शोर मचाया तो सबको पता चला। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते समय उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर के उसके पास पहुंचते पहुंचते उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। रिया की मौत से अब तक कठोर बनी रिया के मॉम डैड टूट कर रह गए। वो तो रिया की हरकतों से नाराज थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो ऐसा भी कोई कदम उठा लेगी। वो रोते पीटते हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनकी हठ धर्म बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। रिया की सुसाइड करने का सभी को अफसोस था। रिया का हश्र वाकई बहुत बुरा हुआ। रघुवीर साहब ने ये नहीं सोचा था कि रिया इस तरह का कोई कदम उठा लेगी। वो तो बस उसे उसके किए की सजा दिलवाना चाहते थे, पर उसके सुसाइड की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पवित्रा जी की सोचों पर भी कई दिन तक रिया ही छाई रही। वो बार बार पहली बार जब उससे मिली थी वही समय याद करती रही। वो भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। कई दिन तक मून पैलेस में भी उदासी छाई रही। सभी लोग रिया की हरकतों से बहुत नाराज थे, लेकिन उसका ऐसा अंजाम होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। रिया की आत्महत्या ने सभी को दुखी कर दिया था। उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। विधान तो उसका बेजान अकड़ा हुआ चेहरा देखकर विक्षिप्त ही हो गया। भले ही रिया अपने स्वार्थ के लिए उससे जुड़ी थी, लेकिन वो रिया से सच में प्यार करता था। उसके इस तरह से खुदकुशी करने से उन लोगों को भी बुरा महसूस हुआ, लेकिन रिया ने जो किया था उसके दुष्परिणाम तो उसे भुगतने ही पड़ते। अच्छा खासा विधान के साथ उसकी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन उसे तो पता नहीं क्या चाहिए था। उसके मॉम डैड भी ये समझते थे कि जिस राह पर वो चल रही थी उसका कुछ बुरा ही अंजाम होना था।
और वो रिया के सुसाइड करने से हो गया था। कुछ समय बाद रघुवीर, सूर्यवंशी जी और पवित्र जी 2 दिन के लिए कोलाड चले गए थे और कबीर के परिवार से बात करके मुग्धा के विवाह की तैयारी में जुट गए। धारा को साथ लेकर ही पवित्रा जी और मुग्धा शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रघुवीर साहब ने उनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड्स लगा रखे थे। 2-3 दिन से लगभग रोज ही निकलना पड़ रहा था। धारा को कई दिन से अजीब सा लग रहा था। उसका कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। उसे लगा कि ये थकान की वजह से हो रहा है। उसने अरिजीत को बताया तो उसने अपने मॉम पापा से कहा। फिर भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो गर्भवती भी हो सकती है। पवित्रा जी ने सामान्य रूप से उसे अरिजीत के साथ अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने भेज दिया। उन्होंने जब कन्फर्म किया कि धारा माँ बनने वाली है तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रघुवीर साहब और पवित्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरिजीत तो ये खबर सुनकर बहुत भावुक हो गया था। कहाँ तो वो अपना जीवन खत्म करना चाहता था और कहाँ वो पिता बनने वाला था। उसकी खुशी इस समय 7वें आसमान पर थी। रघुवीर साहब, पवित्रा जी और मुग्धा सब उसे फूलों की तरह ट्रीट कर रहे थे। पवित्रा जी ने उसे मुग्धा की शादी की शॉपिंग में भी आने से मना कर दिया। एक नए मेहमान की आमद की खबर ने मूड पहले से उदासी को धो पोंछ कर बहा दिया। सब लोग बहुत खुश थे। धारा ने घर को वो खुशी दी थी जिसके सपने घर वाले पता नहीं कब से देख रहे थे। अरिजीत तो हर समय उसे आराम करने को ही कहता रहता था। वो उसे लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखता था। इधर मुंबई में मेघा धीरे धीरे कब कुणाल के परिवार का अभिन्न अंग बन गई पता ही नहीं चला। उसकी माँ, चाचा चाची भी एक बार आए तो कुणाल के परिवार से मिलकर गए। उसकी माँ के साथ साथ वो लोग भी मेघा के लिए बहुत परेशान रहते थे और चाहते थे कि वो अपनी लाइफ के बारे में दोबारा सोचे। कुणाल की फैमिली से उसका जुड़ाव उन्होंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया था और उन्हें कुणाल भी बहुत पसंद आया था। इन सब के बीच मेघा ने बेटी की ही तरह सबके दिलों में जगह बना ली। हमेशा से कुणाल की माँ के दिल में दबी बेटी की चाह थी। या मेघा का स्वभाव उन्हें इतना भा गया कि दिनों दिन वो सबके बहुत करीब हो गई। कुणाल के काकू और शुभी काकी तो वैसे भी निसंतान थे। हालांकि उनके भाई भाभी ने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया। उन्होंने कुणाल को शुभी काकी की गोद में ही डाल दिया था। बचपन में उसकी सारी देखभाल काकू और काकी ही करते थे। कुणाल का हॉस्पिटल कोलाड में बहुत अच्छा चल रहा था। आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल ना होने की वजह से निकट के गांव के अधिकतर लोग वहीं आते थे। कुणाल आजकल काफी व्यस्त हो गया था। एक दिन कुणाल के पापा के सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। सौभाग्य से मेघा आई हुई थी। वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने उनको चेक किया और बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। मेघा की तत्परता की वजह से उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। शाम को जब कुणाल कोलाड से पहुंचा तब तक मेघा घर पर ही थी। काकू ने कुणाल को बताया तो वो गुस्सा होने लगा कि उन्होंने उसे फोन क्यों नहीं किया। अरे मेघा बेटी ने सब कुछ संभाल लिया था, तुझे बिना बात परेशान करते वहां से टेंशन मन में लेकर भागता। उसकी माँ ने मेघा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। ओ माँ, अब कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने कौन सा कोई अनोखा काम किया है, अब छोड़िए भी। वो भरपूर मुस्कुरा रही थी। कुणाल ने अपने बाबा से पूछा। बाबा, कैसा महसूस हो रहा है? वो अपने बाबा के पास बैठ गया। उसके बाबा बोले। बढ़िया, परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मेरे साथ चलना है आपको। आपके डॉक्टर से बात किए बिना मुझे तसल्ली नहीं होगी। वो खफा खफा सा बोला। शुभी काकी उसके लिए कॉफी लेने उठ गई। मेघा और कुणाल की माँ अपनी बातों में लगी थी। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी आपस में बात कर रही हैं। माँ जैसे प्यार भरी नजरों से मेघा को देख रही थी, उसने कुणाल के दिल को छू लिया। अच्छा, अब मुझे जाने दीजिए, देर हो गई तो मेरी खड़ूस लैंडलेडी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मेघा ने उठते हुए कहा। कुणाल उसकी बात सुनकर बोला। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो भी उठ खड़ा हुआ। मेघा ने अचरज से उसकी तरफ देखा और फिर तेजी से बोली। अरे नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल बोला। मैंने कब कहा तुम्हारी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना था, रास्ते में बात भी कर लेंगे। वो अपने मन के भाव छिपाता हुआ जाने के लिए उठ गया। घर से निकलते ही उसने निसंकोच मेघा से पूछ लिया। मुझसे शादी करोगी? मेघा एकदम से चौंक गई। फिर उसने भी सपाट शब्दों में कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। वो बिना उसके चेहरे पर नजर डाले कहता रहा, मुझे अपने परिवार के लिए तुम्हारे जैसा ही कोई चाहिए। वो गंभीर होकर बोला। तो मेघा अचरज से बोली, परिवार के लिए? मेघा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो कुणाल उसकी तरफ देखकर बोला, धीरे धीरे शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो ही जाए। वो अभी भी सीरियस था, पर उसकी बात सुनकर मेघा को हंसी आ गई। लेकिन मैं ही क्यों? वो अपनी हंसी रोककर बोली, आपको तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। इतने हैंडसम है, गुड लुकिंग है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। कुणाल बोला, मजाक मत करो। मुझे लगता है कि माँ पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्हें आज तक कोई सुख नहीं दे पाया। माँ को हमेशा से एक बेटी की चाह थी। तुमसे उनकी वो चाहत भी पूरी हो जाती है। माँ और काकी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हैं। वो पता नहीं क्या कहना चाहता था और कह पता नहीं क्या रहा था। जो वो बोलना चाहता था उसके लिए सही शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे। वो बोली, मेरी शादी हो चुकी है। वो गंभीर हो गई। कुणाल ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, जानता हूँ, हुई नहीं होते होते रह गई। वो 2 मिनट चुप रहा। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कुणाल की बात सुनकर वो कठोर स्वर में बोली, कोई लेकिन नहीं। मेरे लिए जिंदगी आगे बढ़ने का नाम नहीं है। मेरे लिए मेरी जिंदगी वहीं रुक गई जब उसका स्वर रुक गया। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ घुमा लिया। मेघा, तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा। वो भारी स्वर में बोला। तो मेघा गुस्से में बोली, लेकिन मैं ही क्यों? मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। वो बिफर गई तो कुणाल बोला, तरस नहीं खा रहा हूं। तुम भी शादी से बिछड़ने का दर्द महसूस कर चुकी हो। मैं भी लगभग वैसी ही हालत से गुजर चुका हूँ, तो तुम मुझे समझ सकती हो। कुणाल की बात सुनकर मेघा चुप रह गई तो कुणाल बोला, कब तक अकेली रहोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें भी किसी न किसी की कमी महसूस होगी। मेरी माँ और बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसके लिए किसी से शादी नहीं कर सकती। वो भीगी हुई आवाज में बोली। कुणाल ने कार एक तरफ लगा कर रोक ली और बोला, मेघा, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अच्छी तरह सोचो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था कि अब अपनी जिंदगी में किसी को भी आने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन हमारी वजह से अगर हमारे परिवार को खुशी मिलती है तो हमें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। वो धीरे धीरे उसे समझा रहा था। जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही है। उसने नजरें झुकाकर कहा। कुणाल ने गहरी सांस ली। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मेघा ने फिर सामने नजर नहीं की। वो लगातार बाहर झांकती रही। कुणाल भी फिर कुछ नहीं बोला। मेघा के पीछे के पास कार रोकते ही वो गुड नाइट कहकर चुपचाप उतर कर चली गई। जब वो अंदर जाकर गायब हो गई तो कुणाल ने कार स्टार्ट की और रिवर्स कर वापस लौट पड़ा। इधर मुग्धा की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। मून पैलेस की विशालकाय इमारत को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों की लड़ियां और रोशनी के रंग बिरंगे बल्बों ने सब तरफ एक जादुई सा समा बांध दिया था। सूर्यवंशी परिवार के यहाँ शादी की डेकोरेशन साधारण कैसे हो सकती थी? मून पैलेस के बड़े से गेट को लाल और गुलाबी रंग के फूलों से पूरी तरह ढक दिया गया था। यूं तो उनके लॉन में उच्च गुणवत्ता वाली घास लगी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर हरे रंग की कृत्रिम घास बिछाई गई थी। सामने मेहमानों के बैठने के लिए आरामदायक सोफे लगे हुए थे और बहुत बड़ा रंग बिरंगी रोशनी से सुसज्जित फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया था, जिस पर सुस्वागतम लिखा हुआ था। हर एक फंक्शन के लिए एकदम अलग सजावट की गई थी। हल्दी की रस्म के लिए बड़े बड़े झूमर लगाए गए थे। सिल्क की सफेद पर्दों के ऊपर पीले फूलों और हल्की हल्की जुगनू की तरह झिलमिलाती लड़ियों ने माहौल सपनमयी बना दिया था। मेहंदी के लिए पूरा हरा भरा मैदान, फूलों से भरे गमले और उन पर चमकती लाइट से हाईलाइट किया गया था। सभी रेलिंग्स को फूलों से ढक दिया गया था। पहले मेहंदी और हल्दी और उसके बाद म्यूजिकल कम बैचलर पार्टी थी। विवाह के लिए मंडप को पीच और ऑरेंज कलर के फूलों से सजाया गया था। उसके साथ ऑफ वाइट पर्दे थे। स्टेज को एक सुंदर से शिप का रूप दिया गया था और वहां फूलों से बनी दीवार पर खूबसूरती से मुग्धा और कबीर के नाम लिखे गए थे। मेहंदी के फंक्शन में सब लोग हरे रंग के कपड़े पहने थे। मुग्धा ने बहुत ही शानदार पन्ने जैसे रंग का अनारकली सूट पहना था। उसकी ज्वेलरी भी फूलों से बनी थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से फूल लाकर सजावट की गई थी।
हल्दी की थीम पीली और ऑफ वाइट रखी गई थी। पीले मंडप को सफेद फूलों और बड़े बड़े मोतियों की झालरों से सजाया गया था। हवा में उड़ती फूलों की बेलें बहुत मनमोहक लग रही थी। कबीर का परिवार तो बहुत सीधा साधा था। वो लोग सादे ढंग से ही तैयार हुए थे, लेकिन पवित्रा जी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें तैयार करने के लिए शहर के बहुत मशहूर ब्यूटी सैलून से लोग बुलाए गए थे। खूब अच्छी तरह तैयार होने के बाद कबीर की आई और नानी पहचान में नहीं आ रही थी। ब्यूटिशियन ने उनका बहुत खूब सा सर चूड़ा बनाकर फूलों से सजा दिया था। महंगी सिल्क की साड़ी और चुन्नी ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया था। कबीर की नानी को तो ऐसे तैयार होने में बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उन्हें पवित्रा जी ने अपनी कसम दे दी थी। सारे फंक्शंस बहुत ही शानदार हुए। दार्जिलिंग से डॉक्टर मितुल भानु और गोस्वामी दादा जानकी और उनके बच्चे भी आए थे। गोस्वामी दादा को धारा को सुखी और संपन्न देखने का बहुत मन था, इसलिए वो भी साथ चले आए थे। अरिजीत और धारा का विवाह जितना सादगी से संपन्न हुआ, मुग्धा की शादी उतनी ही आलीशान तरीके से हुई। शहर के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। पता नहीं इस बार बबीता सूर्यवंशी जी को क्या सूझा कि उन्होंने केशव जी के परिवार को भी निमंत्रित कर लिया। यही नहीं, उनके ठहरने का प्रबंध भी एक बहुत अच्छे होटल में किया गया था। पवित्रा जी और रघुवीर साहब ने अरिजीत को पहले ही समझा दिया था कि वो धारा को ज्यादा थकने ना दे। वो बस बैठे रहकर सब कुछ देखेगी। बाद में डॉक्टर मितुल ने कहा कि वो आराम से घूम फिर सकती है, बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद धारा को थोड़ा घूमने फिरने की परमिशन मिली। धारा को इतना खुश और राज रानी की तरह सजा धजा देखकर पारुल और केशव जी दोनों को ही हल्की ईर्ष्या सी महसूस हुई। उनके बच्चे माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद वहीं के वहीं रह गए, और धारा और भानु अनाथ होकर भी इतनी अच्छी जगह पहुंच गए। धारा का इतने बड़े कुलीन परिवार में ब्याह हो गया, और भानु को भी सुख सुविधाओं के साथ डॉक्टर मितुल पाल पोस रहे हैं। उनका बेटा तो बिल्कुल ही नालायक निकल गया। अभी तक भी कोई काम धंधा नहीं करता, सारा दिन दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता है। पारुल अक्सर बीमार रहती है, घर का काम भी मुश्किल से कर पाती है। दोनों बच्चों की जमीन का पैसा खाकर भी उनका भला नहीं होता। धार ने सब कुछ भुलाकर अपने खेत केशव जी को ही दे दिए, पर घर वो किसी को नहीं देगी, क्योंकि उसके माता पिता और अम्मा की बहुत सी यादें हैं वहां पर। एक दो बार तो वो अपने घर होकर भी आई थी। अरिजीत वहां की सफाई और देखभाल करवाता रहता था। विवाह के फंक्शन के दौरान केशव जी एक तरफ खड़े डॉक्टर मिदुल के पास पहुंच गए। कैसे हो केशव, क्या हाल है? अच्छा लग रहा है शादी समारोह? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे तो केशव जी बोले, "अब बहुत बढ़िया है," कहकर केशव जी ने हाथ जोड़ दिए। हम जैसे गरीब लोगों को कहाँ ऐसी आलीशान शादी ब्याह देखने को मिलते हैं। वो तो मालिक और मालकिन का बड़प्पन है, उनकी मेहरबानी है। वो निरी भाव से बोले। अरे, गरीब अमीर की बात कहाँ से आ गई? आखिर तुम धारा के मामा हो, डॉक्टर मिदुल ने कहा। केशव जी बोले, नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। आपने अगर इन अनाथ बच्चों का साथ नहीं दिया होता तो। केशव, वो तनिक रुष्ट भाव से बोले, आज के बाद धारा और भानु को अनाथ मत कहना, समझे? वो वाकई गुस्सा हो गए थे। केशव जी का बच्चों को अनाथ कहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, केशव जी खिसियाए से बोले। डॉक्टर मिदुल उसके पास से हटकर आगे बढ़ गए। केशव जी पूरी तरह खिसिया गए थे। मुग्धा की विदाई के बाद मून पैलेस सोना सोना लगने लगा। उसके रहने से काफी रौनक रहती थी। उसकी विदाई के समय अरिजीत ने मुग्धा से प्रॉमिस लिया कि वो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। वो तो धारा से भी यही कह रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पवित्रा जी ने उसे कहीं भी जाने देने से मना कर दिया। अभी तो पवित्रा जी धारा की खुद इतनी देख रेख कर रही थी कि उसे किसी काम को हाथ लगाने नहीं दे रही थी। इधर मुंबई में कुणाल के प्रपोजल के बाद थोड़े दिन मेघा का आना जाना कुणाल के परिवार में कम हो गया, लेकिन कुणाल के माँ बाबा और काकू काकी ने आग्रह कर करके और पूछ करके क्या हो गया, उसे फिर आने को विवश कर दिया। पहले ही वो कुणाल से मुखातिब नहीं होती थी, और अब तो वो बाकायदा उसे इग्नोर करने लगी। कुणाल भी उसकी भावनाएं समझ रहा था। मेघा के इनकार के बाद कुणाल ने अपने मन को टटोल कर देखा। क्या वाकई वो मेघा से शादी करना चाहता था? क्या उसे मेघा से प्यार हो गया था, या फिर वो वाकई उस पर तरस खा रहा था?
उसे मेघा से प्यार तो नहीं हुआ था, बस वो धारा से मिलती जुलती थी इसलिए उसका ध्यान आकर्षित कर लेती थी। लेकिन वो धारा से बिल्कुल अलग थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि मेघा को सुखी देखने के लिए वो क्यों इतने प्रयत्न कर रहा था। वो ये तो समझता था कि उसकी फैमिली भी मेघा के साथ बहुत खुश रहेगी, पर क्या उसे भी मेघा से प्यार है, ये वो अभी समझ नहीं पा रहा था। नई शुरुआत इतनी आसानी से नहीं होती है। सब कुछ फिर से शुरू करना उसके लिए भी आसान नहीं था। कुणाल ने एक दिन अपनी माँ को धीरे से बोल दिया कि वो मेघा से शादी करना चाहता है। कुणाल के घर वाले तो बहुत खुश हो गए। धारा वाले प्रकरण के बाद उन्हें यही लगता था कि पता नहीं कुणाल कभी शादी को तैयार होगा भी या नहीं। कुणाल के बाबा ने डायरेक्ट मेघा की माँ और चाचा चाची से ही बात की। वो लोग तो खुशी से उछल पड़े। उन्हें भी मेघा की बहुत फिक्र थी। इतनी कम उम्र में अपने होने वाले जीवन साथी को खो देने की वजह से मेघा की माँ चाचा चाची को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। कुणाल के तैयार हो जाने के बाद मेघा को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया था। उन लोगों ने उसे भी इमोशनली प्रेशराइज किया। हालांकि मेघा के लिए अपने बचपन के साथी और अपने प्यार को भूलना इतना आसान नहीं था, लेकिन वह समझदार थी। जानती थी कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। किसी अनजान परिवार में जाने से अच्छा वो परिवार था जो उसे बहुत पसंद करता था। अंतोगत्वा वो कुणाल से विवाह के लिए तैयार हो गई। दोनों ही तरफ से ये विवाह सोच समझ कर किया गया फैसला था। एक दिन सादे तरीके से कोर्ट मैरिज करके मेघा कुणाल की जीवन संगनी बन गई और कुणाल के जीवन में चली आई। धीरे धीरे दोनों में ज्यादा नहीं तो दोस्ती का रिश्ता तो कायम हो ही गया। धारा जहाँ शर्मीले स्वभाव की थी, वहीं मेघा इतनी शर्मीली नहीं थी। वो अपनी बात आसानी से कह देती थी। वैसे भी वो काबिल डॉक्टर थी। कुणाल के फील्ड से थी तो काफी बातें हो जाती थी दोनों के बीच। कुणाल ने मेघा को कोलाड में ज्वाइन करने को कहा तो वो मान गई। अब दोनों साथ साथ कोलाड जाते थे और साथ साथ आते थे। कभी कभी वहीं रुक भी जाते थे। धीरे धीरे दोनों ही अपनी पिछली जिंदगी भूलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा था। अब कुणाल काफी हद तक धारा को भूल गया था। अब उसके दिल पर मेघा का कब्जा होता जा रहा था। अपनी अच्छी आदतों और गुणों से वो कुणाल के दिल पर छाने लगी थी। ऐसा ही मेघा के साथ हो रहा था। कुणाल में उसे एक बेहतरीन शख्स नजर आया था जो दिल का बहुत अच्छा था, जिसका दिल फूल की तरह कोमल था। कुणाल ने उसे धारा के बारे में भी सब कुछ बता दिया था और उसे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि किसी और के प्यार के लिए कुणाल ने अपना प्यार हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। मेघा के दिल में कुणाल के लिए सम्मान और बढ़ गया। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और एक दिन उन दोनों का रिश्ता भी आगे बढ़ गया। उस दिन कुणाल और मेघा दोनों को महसूस हुआ कि आज सही मायनों में वो पूर्ण हुए हैं। दोनों बहुत खुश थे और अपनी जिंदगी का नया सफर एंजॉय कर रहे थे। डॉक्टर मितुल ने जब धारा और अरिजीत को कुणाल की शादी की खबर सुनाई तो वो दोनों बहुत खुश हुए। धारा का गिल्ट भी कम हुआ। अरिजीत और धारा ने तो बाकायदा कुणाल को बधाई भी दी थी। फिर जल्दी ही उन्हें खबर मिली कि कुणाल पिता बनने वाला है। ये खबर सुनकर तो धारा का रहा सहा गिल्ट भी खत्म हो गया। कुणाल अपने जीवन में आगे बढ़ गया। ये सुनकर ये धारा को बहुत संतोष हुआ। कुणाल के घर भी सब बहुत खुश थे और जब से पता चला कि मेघा माँ बनने वाली है तो तब से घर में सबकी खुशी देखने लायक थी। अभी सब मेघा के माँ बनने की खबर से ही खुश थे, पर जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेघा 3 बच्चों को जन्म देगी। ये खबर सुनते ही तो सब खुशी से झूम उठे। आज सबके मन से धारा के कुणाल से शादी ना करने का गम खत्म हो गया। आज सब अच्छी तरह समझ गए थे कि भगवान की लीला भगवान ही जाने। पूरे खानदान में कुणाल इकलौता बच्चा था और अब इस घर में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। इस घर में मेघा के जरिए 3 बच्चे आने वाले थे, इसलिए कुणाल और धारा का रिश्ता नहीं जुड़ पाया था। डॉक्टर मिदुल भी कुणाल के लिए बहुत खुश थे और अक्सर उसको फोन करते रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धारा ने 21वें गुलाबी बेटे को जन्म दिया। खुशी से पवित्रा जी और रघुवीर साहब एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। मुग्धा और कबीर को भी फौरन फोन करके बताया कि वो बुआ बन गई है। डॉक्टर मिदुल की आंखें भी यह खबर सुनकर खुशी से भीग गई।
उनके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे थे। जिस दिन धारा अपने बेटे को लिए हॉस्पिटल से मून पैलेस वापस आई, उस दिन मून पैलेस को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया था। धारा को किसी कोमल फूल की तरह संभाला जा रहा था। हालांकि अरिजीत धारा की तरह बेटी चाहता था, लेकिन वो बेटे की शक्ल देखते ही सब कुछ भूल गया। शादी होने के बाद भी बहुत दिनों तक धारा को अपना सुखी संसार एक सपने जैसा लगता था। जिंदगी ने इतने इम्तिहान लिए थे कि कई बार उसे दिल ही दिल में डर भी लगता था। बहुत दिनों बाद उसके दिल में इस बात का विश्वास जागा कि अब उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। अरिजीत के प्यार ने उसे पूरी तरह बदल दिया था, और अब बेटे के आने से धारा की जिंदगी में अब बहुत खुशियां थी। पवित्रा जी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। जिस घर में अपना अकेलापन दूर करने के लिए जल्दबाजी में उन्होंने रिया को अपने घर की बहू बनाया था, आज सही मायनों में उनका अकेलापन दूर हुआ था। धारा ने बहुत जोर देकर पवित्रा जी को रघुवीर साहब के साथ ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भेज दिया था। अरिजीत ने अब पूरा बिजनेस अच्छी तरह संभाल लिया था, तो फिर रघुवीर साहब भी उनकी बात मानकर पवित्रा जी को लेकर चले गए। उन्हें वहां काफी समय लग गया। जब वो 3 महीने बाद लौटी तो वो थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर चलने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और पूरे तौर पर अपने पैरों पर चलने लगेंगी। अरिजीत के बेटे का नाम अभिमान सूर्यवंशी रखा गया। वो तो पूरे घर की जान बन चुका था। एक गोद से दूसरी गोद में चला जाता, जिसकी गोद में जाता वो उसे देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो था ही इतना प्यारा। बिल्कुल धारा पर गया था, किसी की उससे नजर ही नहीं हटती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और एक दिन खबर आई कि मेघा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसे सुनकर धारा और अरिजीत बहुत खुश हुए। अरिजीत ने फोन करके कुणाल को बधाई दी और पूछा कि क्या वो धारा के साथ उनसे मिलने आ सकता है, तो कुणाल ने हाँ भी भर दी। वो भी उन दोनों से काफी समय से मिलना चाहता था। अरिजीत और धारा ने कुणाल के 3 बच्चों और घर में सबके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लिए। उसने डॉक्टर मृदुल और भानु को भी मुंबई कुणाल से मिलने चलने के लिए कहा, तो वो भी तैयार हो गए। बच्चे 1 महीने के हो गए थे जब वो सब कुणाल के घर एक साथ पहुंचे। कुणाल ने घर में सबको डॉक्टर मृदुल के साथ धारा, अरिजीत और भानु के आने की खबर दे दी थी। घर में उनके आने की खूब तैयारी की गई थी। धारा जब कुणाल की माँ और शुभी काकी से मिली तो तीनों ही बहुत भावुक हो गई। आज कोई गिला शिकवा नहीं था, सब बहुत खुश थे। मेघा और धारा भी खुले दिल से मिली। कुणाल को भी अब धारा से कोई शिकवा या मलाल नहीं था। वो तो 3 बच्चों का पिता बनकर बहुत खुश था, और मेघा ही उसकी किस्मत और नियति थी, ये वो बहुत पहले ही जान चुका था। और अब तो वो मेघा से बेइंतहा प्यार करता था और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करता था। मेघा ने भी कुणाल के दिल की बंजर पड़ी जमीन को अपने प्यार से सींचा था, और कुणाल ने मेघा को भरपूर प्यार और सम्मान देकर उसका दिल जीता था। धारा ने 3 बच्चों को खूब प्यार किया, तो कुणाल ने अभिमान को खूब खिलाया। अभिमान तो अब काफी चंचल हो गया था, तो काफी शरारतें करता था और बहुत क्यूट लगता था, तो सबने उसे बहुत प्यार दिया। सबसे ज्यादा तो भानु खुश था। उसको 4 बच्चे जो मिल गए थे खेलने के लिए। वो लोग 2 दिन वहां रहे और भानु की गोद हर दम भरी रही। एक बच्चा जाता तो दूसरा आ जाता। डॉक्टर मृदुल तो नाना बनकर बड़े खुश थे, और डॉक्टर विकास दादा बनकर बहुत खुश थे। दोनों दोस्त सारे गिले शिकवे कब का भूल चुके थे और फिर से महफिल जमाए बैठे थे। 2 दिन में ही धारा और मेघा बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, या यूं कहीं बहनों की तरह हो गई थी। वैसे भी देखने में मिलती जुलती तो थी ही, साथ में देखने से लगता था कि दोनों बहनें हैं, और वैसे भी इस बहन वाले रिश्ते के लिए दोनों ही तरसती थी, तो शायद दोनों में इसीलिए इतनी घनिष्ठता हो गई कि दोनों में बहन जैसा रिश्ता बन गया। काफी अच्छा समय बिताकर वो सब मून पैलेस आ गए, क्योंकि घर से बहुत फोन आ रहे थे। मुग्धा और कबीर आने वाले थे, और वैसे भी घर में अभिमान के बिना किसी का दिल नहीं लग रहा था। सबके आते ही घर में इतनी रौनक हो गई कि रघुवीर साहब और पवित्रा जी की आंखें नम हो गई। मुग्धा 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रही थी, तो सबसे मिलने आई थी। अरिजीत को खुश देखकर कबीर मुस्कुरा दिया। प्यार इंसान को कितना बदल देता है। अपने प्यार से दूर होकर अरिजीत क्या से क्या हो गया था, और आज अपने प्यार के साथ कितना खुश है।
वो भी तो मुग्धा के साथ बहुत खुश है। ये सोचकर ही उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। मुग्धा और कबीर 2 दिन बाद चले गए। भानु को आर्मी में डॉक्टर बनना था, इसलिए वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से एमबीबीएस करना चाहता था। उसके लिए उसने नीट यूजी का एग्जाम दिया था और सब उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उसका रिजल्ट आया और भगवान की कृपा से उसका नंबर आ गया। एक बार फिर से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आज पवित्रा जी को अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने कितनी गिरी हुई नजर से भानु को देखा था और आज उन्हें उस पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने उन्हें प्राउड मोमेंट दिया था। उन्होंने प्यार भरी नजरों से भानु को देखा और अपने पास बुलाया और उसके सिर पर ममतामयी हाथ रखा। तो भानु और धारा दोनों की आंखें छलछला आई। भानु ने उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। सब मुस्कुरा उठे। डॉक्टर मिथुल भी भावुक हो गए। भानु पुणे चला गया तो डॉक्टर मिथुल को सबने दार्जिलिंग जाने नहीं दिया। खासकर पवित्रा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो उनका घर है और अब वो यहीं रहेंगे, नहीं तो वो उनसे कभी भी बात नहीं करेंगी। रघुवीर साहब भी बोले, डॉक्टर साहब अब तो सब कुछ अरिजीत ने संभाल लिया है, मैं भी अब फ्री हूँ, तो दोनों मिलकर अभिमान के साथ वक्त गुजारेंगे। क्या करेंगी वहां जाकर? यही हमारे साथ रहिए। घर में रौनक रहती है जब आप आते हैं तो। अपनी बेटी और नाती के साथ यही रहिए। अरिजीत और धारा भी जिद पर अड़ गए। डॉक्टर मिदुल भी अब काफी सहज हो गए थे सबके साथ, तो उन्हें हामी भरनी पड़ी, पर इस शर्त पर कि वो अपने पहले वाले हॉस्पिटल भी जाया करेंगे। सबने उनकी बात मान ली तो डॉक्टर मिदुल मोन पैलेस में सबके साथ ही रहने लगे। पर दिन में कई बार गोस्वामी दादा का फोन जरूर आता था। कभी कभी वो दार्जिलिंग भी चले जाते थे। अब मोन पैलेस में खुशियां ही खुशियां थी और इस तरह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।